जैसे कि आज का प्रश्न था कि दाम्पत्य चलेगा नहीं चलेगा, विवाह निभाया जा सकेगा नहीं निभाया जा सकेगा, इन सारी चीजों को देखने के लिए आज की कक्षा में जो है आपने बड़ी डिटेल्स दी हैं, तो इसके बेस पे हमें ये देखना है कि भाई और भी कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी के आधार पे सारा तय कर दिया जाए। और भी कई जन्म पत्रिकाएं हो सकती हैं। और किसी भी घटना को देखने के लिए बेसिक जो उसका धरातल है उससे देखना चाहिए। विवाह दाम्पत्य चलने के ना चलने के कई कारण हो सकते हैं। दोनों के स्वभावों में बहुत अंतर हो, दोनों की पारिवारिक स्थितियों में बहुत अंतर हो, दोनों के आयु में बहुत अंतर हो, शारीरिक क्षमताओं में कोई कमी हो, उसके कारण से विवाह को चलने में दिक्कतें आती हैं। विवाह मिलान में क्या क्या देखें, दाम्पत्य में क्या क्या देखें? केवल गुण मिलाए दो पत्रियों के और आगे चल पड़े। एक तो वैसे ही आजकल विवाह बड़ा लेट होने लग रहे हैं। उसके कारण है कि बच्चों को अपनी आर्थिक उन्नति, प्रगति, संबंधता वो चाहिए। स्वाभाविक भी है कि पहले शिक्षा पूरी हो, फिर उसके बाद अपने पैरों पे खड़े हों, फिर विवाह के बारे में सोचा जाए। ऐसे में एक और भी चीज देखने को मिल रही है कि परिपक्वता, चाहे वो पुरुष हो, लड़का हो या नारी या कन्या हो, उनके मन के अंदर इतना परिपक्वता आई हुई है कि वो अपने जीवन को वैसे ही बिताना चाहते हैं जैसे वो उचित समझते हैं। और जीवन जो होता है वो सहज, जिसको कहा जाता है विवाह, तो परस्पर रह के निर्वाह करने की कला जो है वही विवाह है। एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को सामंजस्य बिठा के रखना ही विवाह है। क्योंकि ये आपका मेरा अपना मत हो सकता है कि आप किसी वस्तु को अधिक पसंद करें, हो सकता है उस वस्तु को मैं कम पसंद करूं। तो स्वाभाविक है दाम्पत्य में जहां दो युगल हैं, पति और पत्नी, उनकी भी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन क्योंकि सामाजिक ताने बाने के कारण से एक दूसरे के साथ परिवार बना के चलने की परंपरा भी है। तो कभी कभी ऐसा क्या है कि जन्म पत्रियां, दाम्पत्य इनमें बन ही नहीं पाता, या बने तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो उसमें जो हमें आचार्यों के माध्यम से सीखने को मिला, उसमें कहा कि सबसे पहले जो उसका धरातल है, बेसिक है, वहां से देखना आरंभ करें। तो वो तो है पंचांग, पहला फैक्टर। दूसरा है जन्म कुंडली, दूसरा फैक्टर। तीसरा है योग, ग्रहों से ग्रहों के योग, ग्रह कहाँ चला गया वो। तो हमने क्या क्या निकाला, पंचांग, एक। दूसरा जन्म कुंडली, जन्मांग। तीसरा योग। चौथा दशाएं। दशाएं अनुकूल
या प्रतिकूल। योग शुभ अशुभ। जन्मांग में स्थिरता चरता या द्विस्वभाव। पंचांग क्षीण पंचांग तो इस प्रकार से 2-3 भागों में बांट लेना चाहिए। तो वर्तमान में हमें जो जन्म पत्रिका प्राप्त हुई तो उसका पंचांग क्या कहता है उससे ही शुरू करते हैं। विशाखा नक्षत्र अर्थात जातक कम शाखाओं वाला है। बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता, बहुत लोगों से मिलना नहीं चाहता, मिल भी रहा है तो आगे शाखा नहीं बढ़ पा रही। शाखा का अर्थ क्या है? एक पुरुष और एक नारी दोनों मिले, दोनों के बीच में एक संतान उत्पन्न हुई, एक बेटा एक बिटिया, बिटिया का विवाह कहीं हुआ, उससे संतान उत्पन्न हुई बेटे के विवाह में, और तो धीरे धीरे शाखाएं बनी, विशाखा। इसके उपरांत है कृष्ण दशमी। तो चंद्रमा क्षीण हो रहा है और दशमी तिथि आपको हमेशा बताइए बड़ी अटपटी है, कभी कभी समय से पहले कभी कभी समय के बाद, बहुत कुछ अटपटे योग देखने को मिलते हैं, इसलिए दशमी तिथि को बड़े सावधानी से देखना चाहिए। और जब थोड़ा आगे चलते हैं तो शूल योग भी है, तो जो चुभने का प्रतीक है। तो यदि देखें विशाखा से आरंभ हुआ, विशाखा में दशमी मिली, दशमी में शूल मिला और अंत में जाके विष्टि नामक करण बन गया जो कि भार का प्रतीक है। ठीक है, अब यहाँ विवाह की कोई बात नहीं हो रही, विवाह का यहाँ केवल एक ही अंश आया है विशाखा, और बाकी विवाह के लिए इसमें कोई अंश नहीं है। बाकी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए था पंचांग। विशाखा हमने इसलिए क्योंकि विवाह का जो एक अर्थ है वो है आगे विवाह होने के बाद शाखाएं बनना, परिवार बनना। तो विशाखा से हमें एक चीज पकड़ में आई पंचांग के भीतर। अब आगे देखते हैं तो विवाह के लिए आचार्य ने हमें 1, 7, 6, 12, 4 और 5 और 10 और 11 अर्थात मेष लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न और मीन लग्न। ये एक। दूसरा कर्क लग्न, सिंह लग्न, कर्क लग्न और मकर लग्न। ठीक है, ये एक। और सिंह लगन और कुंभ लगन, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये सबसे अधिक
संवेदनशील विवाह के लिए, दाम्पत्य के लिए, ये उससे कम और ये सबसे कम। तो पहली बात तो हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो 12 लगनों में से 8 लगन तो एक तरफ निकल गए जो विवाह के लिए समस्याएं बताते हैं। लेकिन इस प्रकार से तो बहुत ही कम लगन बचेंगे, इस मतलब 4 ही लगन में विवाह सफल होता है। तो हमने इसमें बोला था कि जो कर्क लगन और मकर लगन ये हाई प्रायोरिटीज पे देखे जाते हैं, इनमें दाम्पत्य समस्याएं बहुत आती हैं। उससे कम सिंह लगन और उससे कम कुंभ लगन। और इसमें आचार्य ऐसा कहते हैं कि मेष और तुला इसलिए क्योंकि एक बिल्कुल पूर्व में है और एक बिल्कुल पश्चिम में है। कन्या और मीन इसलिए क्योंकि जब चित्रा नक्षत्र और बीच का डिवाइडेशन है, भाग है, वो इसलिए, तो इस कारण से बोला गया है। मेरा अपना अनुभव है कि कर्क लगन, मकर लगन, सिंह लगन और कुंभ लगन, इनमें ज्यादा देखने को मिला है। यदि इनमें सप्तम भाव सप्तमेश, कारक, ये जितने ज्यादा पीड़ित होंगे उतनी अधिक समस्याएं बढ़ती हैं। तो हमारे पास और एक घटक दूसरे घटक को सहायता देता है। जैसे पंचांग में विशाखा नक्षत्र दशमी किसको सहायता दे रही है, सिंह लगन की कुंडली को। अब यदि देखें तीसरा, पुरुष की कुंडली में एक और मैंने बताया था, शुक्र की सूर्य से दूरी और निकटता, जितना अधिक दूर है दाम्पत्य समस्या, और जितना समीप है अर्थात 3 डिग्री के भीतर भीतर है तो समस्या, 3 डिग्री और 36 डिग्री से ऊपर है तो समस्या। ठीक है। अब इसी कुंडली के ऊपर विचार करें कि भाई इसमें ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण से दाम्पत्य में समस्या आई। तो जो हमने लगन देखे थे उसमें से एक लगन मिल गया हमें, सिंह। तो पहला फैक्टर पूरा हुआ। दूसरी बात, जो चंद्र लग्न है उसमें से हमें दूसरा फैक्टर मिल गया आपका, तुला। ठीक है। तो चंद्र लगन में तुला मिला और लगन में सिंह मिला। तो ये पता चला कि हाँ, इसमें दाम्पत्यिक समस्याएं हो सकती हैं। इसके उपरांत हमने देखा कि जैसे मैंने बोला सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तमेश द्वादश, सप्तमेश द्वादश में होना कोई ऐसा नहीं है कि विवाह हो ही नहीं पाता, लेकिन शास्त्र ये कहता है सप्तमेश द्वादश हो और पाप ग्रहों से देखा जाए। ठीक है। तो सप्तमेश द्वादश के साथ साथ मंगल की अष्टम दृष्टि से देखा भी जा रहा है और उस स्थान पे देखा जा रहा है जो मंगल की नीच राशि है। ठीक है। तो दूसरा संबंध मिला पीड़ित सप्तमेश। अंत में आता है पुरुष की पत्रिका में जो आपका
कारक है अर्थात शुक्र, वो कैसे है? तो शुक्र तो यहाँ मित्र राशि में है, इससे तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं बन रहा, और नवांश में उच्च का भी है, तो इससे भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं बन रहा। लेकिन एक सिद्धांत है कारको भावनाश है, अर्थात कारक यदि अपने भाव में हो तो विवाह उस भाव से संबंधित समस्याएं देता है। तो शुक्र सप्तम भाव में ही है, वहां से भी एक जो बली शुक्र होने के उपरांत भी समस्याएं आई। और यदि तीसरे स्थान का स्वामी सातवें में हो तो क्रूर भार्या या जीवन साथी के बारे में विचार आता है, तो उससे भी ये चीज निकल के आती है। अंत में देखें तो व्यक्ति की यदि मनोवृत्ति, और सिंह लगन के बारे में मैंने वैसे भी बताया था, इसको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। सिंह लगन क्योंकि क्या शेर है, लॉयन है, अपनी कुनबे की रक्षा करता है, तो फाइटर होता है, बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, योद्धा बनाना पड़ता है, घाव सहता है, सुखों में कमी लेके आता है। सिंह लगन वैसे बड़ा लोग कह देते हैं सिंह लगन है, राजा समान होगा, राजा समान नहीं है। राजा होने के जो सर पे रखा हुआ कांटों का ताज है, अपने परिवार को संभालने के लिए ढेर सारी जिम्मेदारियां, ढेर सारी समस्याएं लेके चलता है। सिंह लगन को देख के कभी मत बोल देना राजा वाजा होता है, बोलना भैया राजा तो है, मुकुट कांटों का ताज रखा हुआ है, कांटों का क्रीट मुकुट रखा हुआ है। ठीक है, अब व्यक्ति की मनोवृत्ति के भी ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो जो चंद्रमा है उस पर यदि पाप प्रभाव हो तो कई बार व्यक्ति निर्णय लेने में अक्षम होता है। तो चंद्रमा के साथ राहु है, यद्यपि चंद्रमा 25 अंश के हैं, राहु 6 अंश के हैं, लेकिन उसके उपरांत भी इसमें चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के साथ में जो राहु का योग है वो अच्छा नहीं है, तो निर्णयहीनता आती है। ठीक है, दाम्पत्य स्थान को यदि कहीं से भी बृहस्पति देख ले या सप्तमेश को बृहस्पति देख ले तो फिर भी एक बार के लिए दाम्पत्य बचने के योग बनते हैं। तो बृहस्पति का जो एस्पेक्ट है वो लगन पे तो है, लेकिन दाम्पत्य स्थान पे तो है नहीं। इसके बाद चलें संबंधित वर्ग कुंडली, वो कौन सी है? नवांश। जब विवाह की बात कर रहे हैं तो संबंधित वर्ग कुंडली होनी चाहिए। अब संबंधित वर्ग कुंडली में यदि देखा जाए तो लग्न के भीतर राहु नीच अवस्था में और सातवें स्थान में केतु नीच अवस्था में और चंद्रमा के साथ। ठीक है, तो यहां से भी जो वर्ग कुंडली है उससे भी पता लगा। सबसे पहले हमने देखना है पंचांग किसी भी जन्म पत्रिका के लिए, ये नहीं है कि विवाह के लिए, किसी भी पत्रिका के दोष निकालने के लिए, गुण निकालने के लिए सबसे पहले, ऐसा हमारे आचार्य मिश्र ने कहा कि सर्वप्रथम पंचांग को देखिए। तो पंचांग के बाद फिर पुनः जन्म पत्रिका को देखिए, जन्म पत्रिका के उपरांत योगों को देखिए, तो आपके सामने चीजें नजर आएंगी। अब यदि देखें तो व्यक्ति को दशा क्या मिली? 10 वर्ष की बृहस्पति दशा मिली। अब 10 वर्ष में तो विवाह होगा नहीं, और 19 वर्ष की व्यक्ति को शनि दशा मिली। ठीक है, तो 10 और 19 29 वर्ष हो गए, तो यहाँ लगभग विवाह हो जाना चाहिए, तो शनि दशा में विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये, वही शनि 12वें में बैठा हुआ है, मतलब 10 वर्ष तक व्यक्ति ने 10 और 10 20 और
9 29। तो जहां से विवाह की नींव डलनी चाहिए थी, दाम्पत्य की नींव डलनी चाहिए थी शनि दशा में, वो वो दाम्पत्य स्थान कहीं ना कहीं दिक्कतें शनि दशा में देता है। ठीक है। तो शनि के बाद फिर उसके उपरांत बुध की दशा मिलती है, बुध पंचम में है। तो जब ये 29 वर्ष के हुए तो फिर पंचम बुध की दशा आई। वहां पे कई बार दोबारा से पुनः विवाह के योग बन जाते हैं, क्योंकि 5वां स्थान, दूसरा स्थान, 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का है। तो कई बार ऐसे में दोबारा से धन, मान, सम्मान, विवाह आदि बनते हैं। एक योग और भी देखने को आता है, यद्यपि इसमें वो लग नहीं रहा। शनि और चंद्रमा यदि लग्न, सप्तम, लग्नेश, सप्तमेश, या लग्न, सप्तमेश, या लग्नेश, सप्तम, ऐसे संबंध बनाए तो भी पुनः विवाह का योग देखने को मिला है। तो वो योग तो खैर इसमें नहीं लगा। वो तो जब आपने कहा कि पढ़ेंगे तो और भी एक दो चीजें बताइएगा, वो तो खैर इसमें नहीं लगता। तो इसमें जो हमारे को देखने को मिला कि पहला था पंचांग में वीकनेस, कमजोरी, क्षीणता। पंचांग की वीकनेस के बाद व्यक्ति को जो प्रॉमिस ऑफ हॉरोस्कोप है, जो जन्मांग में उसके लिखा हुआ है, उसमें भी कमी नजर आई, और उसको संभालने वाली जो दशाएं हैं उनसे भी देखने को मिला। तो अगर समरी इसकी करने की देखें तो इसमें से क्या निकालें? पंचांग दोष था, शुक्र सूर्य में दूरी है, सप्तमेश पीड़ित है, जो मैंने लगन बताए थे उसमें से एक चंद्र लगन है, एक लग्न है, और दशाएं प्रतिकूल है। तो इस कारण से कई बार दाम्पत्य दोष लगता है। बृहस्पति किसी भी प्रकार से सप्तम, सप्तमेश से संबंध में नहीं है। ये विवाह को रोकने के, बिगाड़ने के कारक बन सकते हैं। इसके बाद भी बहुत चीजें देखी जाती हैं, जिसको अष्टकूट मिलान कहा गया है। गुण कितने मिलते हैं जिसको कहता है, वो भी एक सिद्धांत है, वो भी देखना चाहिए। लेकिन अष्टकूट मिलान से पहले तो यहीं से देखने से बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी आपको। तो अब इसके बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो ये तो सामने कुंडली बताई दी है पूरी, तो आपके कोई प्रश्न है तो बताइए। और रिकॉर्डिंग मैं अब बंद कर रहा हूँ, प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा।